हम्म, कैमरा चलाने नहीं इसमें। हाँ जी, काम शुरू करें भाई। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल का डिस्कशन चल रहा था आपसे। हाँ जी, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कोई स्टेबल टाइप का एनायन बना दे, और अभी आपके पास ये जो फिनोक्साइड बना हुआ है या फिनोलेट बना हुआ है ना, ये एक स्टेबल टाइप का इनोलेट बना रहा है जिसके अंदर फर्दर रेजोनेंस हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इंक्रीज कर जाना है। और वैसे भी हमने बात की थी कि ए का वैल्यू इसकी 10⁻⁻10 की रेंज में जाएगा। फिनोल का जो के का वैल्यू है ना बच्चे, वो 10⁻⁻10 की रेंज में जाएगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ा लें। अब समझना ये कि जो फिनोल की बात आप कर रहे हो, आज ना मेरा कैमरा ऑन नहीं होएगा, तो जिस हरकत में तुम होती हो उस हरकत में मैं हूँ आज। थोड़ा सा ना मेरे को बैठने में हल्की दिक्कत है क्योंकि मेरे ना रिब्स में थोड़ी इंजरी हो गई है कल। तो कूल होके पढ़ते रहना, शरारत मत करना, ठीक है। हाँ जी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, फिनोल ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, और फिनोल ने जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया, क्योंकि फिनोलेट जो है वो आपके पास, या फिर फिनोक्साइड, फिनोक्साइड या फिनोलेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और हमेशा का रूल है, जब भी कोई अपना प्रोटॉन डोनेट करे, हमेशा का रूल है, जब भी अपना कोई प्रोटॉन डोनेट करे उसके बाद उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाए, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाए, तो उसका एसिडिक नेचर क्या होएगा, इंक्रीज करना ही करना है। और वैसे भी तुम कंपेयर कर लो, जब आप स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 ये सारे के सारे ना विदाउट पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना फिनोल का प्रोटॉन डोनेट होने से पहले, तो उसमें ओ पे पॉजिटिव चार्ज आपको साफ साफ दिख रहा है। जब ओ पे पॉजिटिव चार्ज साफ साफ दिख रहा है, तो इतनी सी तो बात है ही कि दोनों में से जो स्टेबल स्ट्रक्चर होएगा, और आपको तो रेजोनेंस में बार बार बताया मैंने, कौन स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकता है, जिसके स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो वो स्टेबल बनाएगा, जिसके इक्विवेलेंट ना हो तो अनस्टेबल बनाएगा। तो रूल हमेशा यही ओबे करना है आपने। अच्छा जी, अब ना हमने एल्कोहल पढ़ी तो है नहीं, लेकिन कंपेयर जरूर कर सकते हैं।
कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसमें आपका रोल ज्यादा रहेगा। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल और एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो मैं एक बार बना के बता देता हूं। ये मेरे पास है ROH, ये मेरे पास लिखा हुआ है C6H5OH। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो कि किनको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिनोल को या एल्कोहल्स को? क्या सोचते हो? फिनोल्स को क्यों होना चाहिए, उसकी वजह क्या बताते हो आप? परफेक्ट रीजन यही है ना? तो इसके अंदर कोई रेजोनेंस तो है नहीं, और वैसे भी रेजोनेंस इसके अंदर एब्सेंट है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज भी गायब है। पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन भी एब्सेंट है। तो प्रोटॉन डोनेशन में इसको क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। जबकि यहां आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, क्या चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके अलावा इसके अंदर आपको रेजोनेंस भी दिख रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है और रेजोनेंस है, पिछले वाले सीन को ही वापस रिपीट कर दिया, तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर इसका बढ़ना ही बढ़ना था। और वैसे भी जो फिनोल्स हैं उनका भी के मैंने मेंशन किया 10⁻⁻10 की रेंज में। जबकि जो एल्कोहल्स है ना, उनका जो के का रेंज है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻18 तक की रेंज है। और सारे बच्चे सुनते और समझते होंगे इस बात को, जिसका भी के का वैल्यू बढ़ गया उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जानी है, ज्यादा हो जानी है। क्लियर ना? जिसका के का वैल्यू कम, कौन बोला था भाई? आयुष। नहीं तो माइनस log ऑफ के होता है ना बच्चे, के का सीधा सीधा सा रूल है। अगर फिर भी समझना है तो एक बार जीओसी में चले जाना। ये फिनोल लिखा हुआ है, ये फिनोक्साइड लिखा हुआ है, ये H+ लिखा हुआ है। इसको के लिख दिया आपने, यहां आपने फिनोक्साइड लिख दिया, यहां आपने H+ लिख दिया, डिवाइडेड बाय C6H5OH कर दिया। अगर आपका न्यूमरेटर ज्यादा होएगा तो के की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। अगर आपका न्यूमरेटर ज्यादा होएगा तो के की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो फिनोक्साइड और H+ की स्टेबिलिटी या H+ का क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगा के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा है के की वैल्यू, उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। हम फिनोल का कंपैरिजन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। अगले पेज पे क्वेश्चन क्या है? कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद फिनोल। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फिनोल। मैं थोड़ा बना के बता दूं सबसे पहले आपको। ये RCOOH है, इसके अंदर आपके पास रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने के बाद O पे प्लस आएगा। O पे जब पॉजिटिव चार्ज आना है, तो ध्यान से देखते और सुनते रहना भाई। O पे जो पॉजिटिव चार्ज आना है, O पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 101% इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर देना है। तो ये इजीली प्रोटॉन डोनेट करने में कैपेबल है। पहली बात तो ये है। अब प्रोटॉन डोनेट करने में कैपेबल है, तो उसके बाद इस कार्बोक्सिलेट का क्या हाल चाल है? इसमें फर्दर रेजोनेंस हो गया। ये जो कार्बोक्सिलेट बना, इसके अंदर फर्दर रेजोनेंस हो गया। और अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाओगे, जिसको इनफाइनाइट टाइम्स में बोल चुका हूं, बाकी आपके दिमाग तक पहुंचने की बात है। ये जो कार्बोक्सिलेट बन गया है, ये जो कार्बोक्सिलेट बन गया है, इसके अंदर खास बात पता है क्या आई? इक्वी वेलेंट स्ट्रक्चर्स। अब थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें एक बार। जब आपने फिनोलेट का फर्दर रेजोनेंस बनाया, ये देखो फिनोलेट, ये रेजोनेंस बन रहा है, ये रेजोनेंस बन रहा है, ये रेजोनेंस बन रहा है, ये रेजोनेंस बन रहा है। इन पांचों को एक बार ध्यान से देखो। पहला और पांचवा तो सेम दिखेंगे आपको, पहला और पांचवा तो सेम दिखेंगे आपको, लेकिन जो बीच वाले 2 3 4 हैं, जो बीच वाले 2 3 4 हैं, जो बीच वाले 2 3 4 हैं, क्या वो एग्जैक्टली सेम है?
एग्जैक्टली बोल रहा हूं, एग्जैक्टली। Yo. और अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां लेकर आऊं, इन कार्बोक्सिलेट के दोनों फॉर्म को देखो, क्या ये एग्जैक्टली सेम है? नीचे लिखा है उसी को देख के यस बोल दो। नकल तो बात मतलब, मान लो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो नकल तो मार ही सकता है कोई भी। ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे हैं? इक्विवेलेंट। तो अब मुझे थोड़ा सा गाइडेंस आप ही दे दो कि अगर किसी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बने तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। Yeah. तो इस बात को मैं फाइनली कंक्लूजन के फॉर्म में लिख रहा हूं। लो जी, फिनोक्साइड मेक्स अन इक्विवेलेंट रेजोनेंस structures while carboxylate RCO minus makes equivalent structures। जो RCO माइनस है उसके स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली क्या बन रहे हैं? इक्विवेलेंट। तो आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा? किसी का एनायन अगर ज्यादा स्टेबल बने तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाना है? बढ़ जाना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये स्टेबलाइज ज्यादा हो गया है, ये स्टेबल लेस हुआ कंपेरेटिवली। एल्कोहल से कंपैरिजन, इन दोनों में कंपैरिजन चल रहा है। तो इसका एसिडिक नेचर, आरसीओ का एसिडिक नेचर फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा। और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता भी हो कि जो एल्केनोइक एसिड्स हैं, जो एल्केनोइक एसिड्स हैं उनका के ए, जो एल्केनोइक एसिड्स हैं उनका के ए, जो फिनोल है उनके कंपैरिजन में वेरी वेरी ग्रेटर है। 10⁻⁻5 की रेंज है उसकी, और इसकी 10⁻⁻10 की रेंज है। तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एल्कोहल और फिनोल में अच्छा कौन, योर आंसर शुड बी फिनोल। फिनोल और कार्बोक्सिलिक में अच्छा कौन, योर आंसर शुड बी कार्बोक्सिलिक। वो बोलेगा एक रेंज सेट करो, एक ऑर्डर सेट करो, तो सबसे टॉप पे किसको रख दोगे? कार्बोक्सिलिक को। उसके बाद किसको रख दोगे? वो तुम्हारा पेप्सी कोक वाला कार्बोनिक। उसके बाद फिनोल को, जिसके बारे में अभी सीख कर आए हो आप लोग। उसके बाद किसको पुट कर दोगे? वोटर, जिसकी रेंज 10⁻⁻14 है। उसके बाद किसको पुट कर दोगे? एल्कोहल को, जिसकी रेंज 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 है। सुन समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, बस एक छोटा सा स्टार लगाकर इंपॉर्टेंट बात लिख लेना। मिथेनॉल का एसिडिक नेचर वो पानी से थोड़ा सा ज्यादा है, बस। ओनली मिथेनॉल, मिथेनॉल का एसिडिक नेचर पानी से थोड़ा सा ज्यादा है। मिथेनॉल का एसिडिक नेचर वाटर से थोड़ा सा ज्यादा है, मिथेनॉल का। अदरवाइज जितने भी एल्कोहल्स हैं, 100% एल्कोहल्स का, जितने भी एल्कोहल्स हैं, 100% एल्कोहल्स का, जितने भी एल्कोहल्स हैं, 100% एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर डाउन ही मिलेगा। डाउन क्यों मिलेगा? साफ सी बात है, पॉजिटिव इंडक्शन मिल गया आपको पानी के कंपैरिजन में, एक्सेप्ट द मिथेनॉल। पानी के कंपैरिजन में सारी अल्कोहल वीक है। अब मैंने एक हेडिंग डाल रहा हूं, फिर एक हम की बनाएंगे जिससे फिर सारे के सारे फिनोल्स का एसिडिक नेचर, कम से कम इस पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आरपीएस शेरमैन बुक में मिल जाने। तो हेडिंग नोट करो सबसे पहले तो। एक सेकंड पुत्र जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आता हूं मैं। एक हल्का रिवीजन भी दूंगा आपको ना। इफेक्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास इतना काम है नहीं इस बार ना। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक करेक्टर्स ऑफ फिनोल। फिनोल के एसिडिक करेक्टर पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमारा अब का टास्क है। उससे पहले एक बार मैं आपको वापस पूरा राउंड घुमा देता हूं। ये हमारी कल की स्लाइड थी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया हमें एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल पे बात करनी है। बच्चे कहते ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने आपको बताया फिनोल में रेजोनेंस हुआ, आपने भी करवाया, ओपे प्लस आ गया। ओपे प्लस आने की वजह से ये अपना प्रोटॉन डोनेट करने के लिए तैयार हो गया, रिपल्शन लगा। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद फिनोक्साइड बना। और जीओसी का क्या, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, अगर कोई अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, अगर कोई अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद किसी भी तरीके से स्टेबल हो जाए, चाहे वो पी पाई डी पाई कर ले, चाहे वो रेजोनेंस कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले,
तो पक्का रिएक्शन फॉरवर्ड जाकर उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है, उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने जो फिनोक्साइड बना था उसमें भी फर्दर रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, जो फिनोक्साइड बना था उसमें भी फर्दर रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई। अब मैंने कंपेयर किया अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल में मुझे बच्चों ने कह दिया कि सर ओ पे ना रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो प्लस आ नहीं रहा, तो प्रोटॉन को यहां से रिमूव करना फिनोल के कंपैरिजन में बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, फिनोल के कंपैरिजन में बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, जबकि फिनोल में ओ पे प्लस आया, अल्कोहल में नहीं आया। फिर आयुष ने गलत बोला कुछ, उस गलत को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिनोल को आयोनाइज करके उसका के लिख के बताया, जिसका फिनोक्साइड ज्यादा, जिसका H प्लस ज्यादा, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा, उसका के ज्यादा। तो अल्कोहल में न्यूमरेटर बढ़ नहीं पाएगा, फिनोल में न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। चलो जी, ये वाली स्लाइड चाहिए थी बच्चे को ना। चलो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फिनोल। तो फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस बनाया, बन रहा है क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल है। रेजोनेंस बनाने के बाद हमने देखा ओपे प्लस आ गया, एल्कोहल में तो वो भी नहीं आया था। ओपे प्लस आने के बाद इसका सेपरेशन, इसका आयोनाइजेशन हो गया। जो आपका कार्बोक्सिलेट बना ना, कार्बोक्सिलेट, उस कार्बोक्सिलेट के अंदर मैंने देखा रेजोनेंस हो रहा है। फिर मुझे लगा मैं तो फिनोल से कंपेयर कर रहा हूं, मैं फिनोल के फिनोलेट और एसिड के कार्बोक्सिलेट, फिनोल के फिनोलेट और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलेट को कंपेयर कर लूं थोड़ा सा। तो मैंने जब फिनोलेट्स देखे, फिनोलेट्स, उसके स्ट्रक्चर बीच वाले तीन इक्विवेलेंट थे नहीं, जबकि फिनो ये जो कार्बोक्सिलेट बना है ना, इसके स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। अब इससे तो हमें पता चल गया, रेजोनेंस में बोला था जितने स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बने, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बने उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो भाई कार्बोक्सिलिक से बने कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा, दैट्स वाई हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका के सबसे ज्यादा है। देन आफ्टर कार्बोनिक, निक कार्बोनिक, फिनोल का नाम है कार्बोलिक, अगर आपको याद हो तो कार्बोलिक, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है अल्कोहल। और एक स्पेशल बात आपको नोट करनी थी, जो मिथेनॉल है उसका एसिडिक नेचर पानी से ज्यादा, बाकी 100% अल्कोहल्स पानी से कमजोर एसिड है। तो अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाने से पहले एक छोटा सा हम एक मास्टर की बनाएंगे, चेक करना भाई। उसमें आप लोग भी अगर मेरे को हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा है। देखो जी, पहली बात, अगर मैं ऑर्थोमेटा पैरा पे EWG लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर आप मेरी हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा, आपने जीओसी में पढ़ा हुआ है। तो एसिडिक नेचर पे आप क्या इफेक्ट मान के चलते हो? इंक्रीजेस। ठीक है जी, 5 7 10 बच्चे सही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं और पीके को घटाते हैं। आपको पता है के और पीके दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, के और माइनस लोग के, पीके का मतलब है माइनस लोग के। चलो, दूसरी बात, अगर मैं इन जगहों पे ईडीजी लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लाइक मिथोक्सी लगा दूं, +M+I+R टाइप से, तो अगर बेसिक नेचर होता तो वो तो हम बढ़ा देते, लेकिन एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। अब एक बात और बड़ी सिंपल, ये मास्टर की बन रही है, इसके बाद हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ये लो जी, अगर कभी भी आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर दिख जाए, वो भी इंट्रा, वो भी ऑर्थो पे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए ऑर्थो पोजीशन पे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए ऑर्थो पोजीशन पे, तो भाई साहब सीधा सीधा उसके एसिडिक नेचर को डेंट लगेगा। अगर कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसके एसिडिक नेचर को डेंट लगेगा, उसका एसिडिक नेचर डाउन चला जाएगा, उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो, प्रोटोन नहीं निकल पाएगा ना, प्रोटोन निकल नहीं पाएगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तीसरी बात के बाद चौथी बात क्या है, जो आपकी मेटा पोजीशन है ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडक्शन वर्किंग होता है, ओनली इंडक्शन वर्किंग होता है, ओनली। और इस बात का एग्जाम्पल आप मेरे साथ में सीख चुके हो, चैप्टर का नाम था अराइल हलाइड। आपने देखा था जब नाइट्रो ग्रुप क्लोरो के मेटा पे लगा,
तो उसने उसकी SN AR को आसान नहीं किया। एक बार वापस बोलता हूं, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा, पीछे अगर आप कहो तो पीछे पेज लेके चलता हूं मैं, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट्स खोल लो। जब यहां मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया मेटा पोजीशन पे, तो सिर्फ इंडक्शन शो कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको ऑर्थोपैरा 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 पे लगाया, ऑर्थोपैरा पे लगाया, तो ऑर्थोपैरा पे लगाते उसने प्लस सॉरी -I -M -R सारे इफेक्ट शो किए। तो मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन वर्किंग होता है। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन वर्किंग होता है, बाकी ऑर्थो पैरा पे सारे इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूजी का मतलब ना समझ पाए तो -I -M -H क्लियर -R, ये आपके ईडब्ल्यूजी हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और जो ईडीजी का मतलब ना समझ पाए, पॉजिटिव इंडक्शन, पॉजिटिव मिजोमरिक, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव रेजोनेंस, ये सब हमारे पास ईडीजी हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इसको ना कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चे खुद देंगे। मैं साथ साथ में हेल्प करता जाऊंगा। आज की क्लास एसिडिक नेचर को मिल जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि फिंगर टिप्स पे करके जाना सारे के सारे। पहले इस पे यस बोलो आप कि आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं, और लगा लो 2 मिनट और लगा लो, कोई चक्कर नहीं है। 2-4 मिनट लगा लो इस पे आराम से। मेरे से बुलवाना है तो 2-4 बार मेरे से भी बुलवा लो, क्योंकि हमें समझना क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे करेंगे। चैप्टर जीओसी था, चैप्टर था आपके पास जीओसी। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप पीछे भी चलते हो ना, मेरी बात सुनो, ये कौन था एसिड, ठीक है, एसिड आयोनाइज हो गया, एसिड आयोनाइज होने के बाद ओ पे नेगेटिव आ गया। अब आप भी समझदार हो सारे के सारे बच्चे कि ओ पे जितना ज्यादा नेगेटिव होएगा वो रिएक्टिव होएगा, ओ पे जितना नेगेटिव कम होएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके ओ का नेगेटिव क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हम यही तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर H निकाल के जो फिनोक्साइड बना, फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन ईडीजी होएगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल की जगह पे पुश, और नेगेटिव बढ़ा देगा उसका। जबकि सारी बातें आपको बोलनी चाहिए थी, मैं बोल रहा हूं सारी बातें ना। अब मैं 1 मिनट चुप हूं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि आगे एग्जाम्पल आ रहे हैं ढेरों। हाँ जी बोलो, क्या चीज है। फर्स्ट पॉइंट रिवर्स में। अब क्या कहें बच्चे इस पे, ये तुम्हारी 11th क्लास का मटेरियल है। माइनस लोग ऑफ के ए को हम पीके बोलते हैं, जैसे पीएच होता है ना, और 11th को मारो गोली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी था ये, पीएच नहीं निकालते थे, माइनस लोग ऑफ H+आयन। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच है, किसी का के बढ़ेगा तो उसका पीके अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस लोग है ना वो। इस पे रुके रहना है कि आगे बढ़ना है। चलो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे नाइट्रो ग्रुप से। अब मुझे थोड़ा सा बता दो, नाइट्रो के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा नेगेटिव मीजोमरिक, अगेन वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। अब एक काम कर रहे हैं बच्चे हम ना, हम लोग फिर जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो ना तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे, और पेपर इसमें से आता भी है। और वैसे भी तुम्हारी दिसंबर टर्म का जो बोर्ड ने सिलेबस दिया है उसमें अल्कोहल फिनोल ईथर भी है,
तो इन पर से क्वेश्चन कभी और ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले हम पोस्टमार्टम कर लें ढंग से। यहाँ क्या क्या लग रहा है? यहाँ माइनस आई भी लग रहा है, माइनस एम भी लग रहा है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन तो डिस्टेंस वाइज माइनस आई को भी प्रमोट कर रही है ना। यहाँ ओनली माइनस आई लग रहा है अगर आप यस और नो में जवाब दो तो। और यहाँ माइनस आई लेस हो गया, लेकिन माइनस एम ठीक ठाक है। और अब एक और हमें दिख इस दोनों के बीच ना इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वैसे मैंने कल बताया भी था आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए, पता नहीं आपने गौर किया था कि नहीं किया था। लो जी, अब इस ओ एच और ओ के बीच में इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। अब आपको बताया था ना, इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेंट करती है। किसको डेंट मारती है? के ए, मतलब एसिडिक नेचर को। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी मैंने, ठीक है, ये मास्टर की बन गई हमारी। क्या सोचते हो कि सबसे अच्छा एसिड किसको होना चाहिए? इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें, इसको सी लिख दें, इसको डी लिख दें। हाँ, थर्ड कौन कह रहा था? तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला यार, पता नहीं कैसे अजीब से लोग हो ना, फिर बंदा कहता है कि यार तुम ना इस टाइप का बिहेव मत करो। तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला इतनी मगजमारी करके, हैं, कि रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर मीजोमरिक उसकी टक्कर में होएगा। तुम्हारे पास आर एम आई एच था, एंड में आकर तुमने वही हरकतें करनी होती हैं। सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा है? रेजो। उसके बाद मीजो, एक जैसे ही दोनों। उसके बाद कौन है आपके पास? हाइपर। और एंड में कौन है? इंडक्शन। और जिस जो बोल रहा था उसको शर्म भी नहीं आई है, वो कह रहा है थर्ड। ऑन विच भी आप थर्ड, पता नहीं किस भी आप पे। जबकि डी के अंदर तो दोनों इकट्ठे लग रहे हैं, लेकिन मैं क्यों परेशान हूं? दिमाग तुम्हारा है, नंबर तुम्हारे आने। हाँ भाई, बता दो किसी ने अगर इंटरेक्ट करना है तो सबसे अच्छा कौन है? डी। आंसर तो मैं लिख ही दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद अरे उसमें तो सिर्फ माइनस आई लग रहा है ना, लेकिन बी के अंदर इफेक्ट तो दोनों स्ट्रोंग लग रहे हैं, बस जस्टिफाइंग फैक्टर की डी और बी में से अच्छा कौन है? हाउ द सी इज गुड, यार सी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। बी और डी में से अच्छा कौन है? लड़ाई तो इस बात की चल रही थी। और जिसके अंदर माइनस आई माइनस एम जैसे खतरनाक इफेक्ट चल रहे हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेंट डालता जरूर है। अब ये थोड़ी है उसको जीरो एसिडिक कर देगा वो। अब मेरी लड़ाई बी और डी के बीच में चल रही थी, तो मेरे को बी सबसे अच्छा आंसर लग रहा था, बी बी मतलब सेकंड नंबर। लेकिन मैं फिर भी सेकंड को टिक नहीं मार के आया। क्यों नहीं टिक मार के आया? क्योंकि उसमें इंटर एच बॉन्डिंग हो गई। बस उसने इतना वीक कर दिया कि डी आगे चला गया, बी पीछे आ गया, देन सी, फिर ए। अब एक छोटे से मामले को भी इतना उलझा के बैठ गए, कभी सी बोल रहे हैं, कभी डी बोल रहे हैं, कभी बी बोल रहे हैं। चलो, अब जल्दी से इसके नीचे कोई रीजन लिखवा दो, ताकि कम से कम आपका तो भला हो। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। डी में क्या रीजन लिख रहे हो? बी में क्या रीजन लिख रहे हो? दोनों अच्छे हैं, लेकिन इंटर एच बॉन्डिंग ने इसको डेंट डाल दिया बस। और किसके कंपैरिजन में? पैरा के कंपैरिजन में। सी में ओनली माइनस आई लग रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो ये भाई साहब पीछे पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे, लिस्ट में सबसे बैक साइड में यही खड़े होंगे। देखना अभी काम कर पाओ तो। अब मैं मिथोक्सी लेके आ रहा हूँ। मिथोक्सी को पहले तो हम जान लें कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट है। आप बता पाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्या पॉजिटिव? वेरी गुड, क्या बात है। अब कह रहे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा लो, इससे अच्छा दीवार दीवार पे ना दो चार में सिर फोड़ लो। प्लस मिजोमरी का और माइनस आई है, इन्होंने कहाँ पढ़ लिया इसका माइन प्लस आई है? कहते 95 मार्क्स आए हैं, तो मैं थोड़ी लेके आया हूँ 95, तुम्हारी हरकतें लेकर आई हैं 95। बेंजीन रिंग से जोड़ेगा तो ओ पे लोन पे, और बेंजीन रिंग में जाएगा तो प्लस मिजोमरिक है। ओ नेगेटिव, ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड नंबर की है, तो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो माइनस आई है।
कोशिश करके देखो भी कि आंसर बना पाए तो। हाँ जी, सर सी ए सी ए, हाँ जी। सबसे ज्यादा स्टेबल बी। स्टेबल थोड़ी पूछ रहा हूँ यार, कहाँ घूम रहा है। एसिडिक नेचर पूछ रहा हूँ, कहता स्टेबल। सर सी ए डी एम डी। ये आप कह रहे हो कि सी सबसे पहले आ गया, उसके बाद उसके बाद ई कौन सा? डी, उसके बाद बी। अब एक फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपकी बात को मैं 100% फेवर कर रहा हूँ। मुझे आंसर में सबसे पहले कौन मिल गया है? आपने जैसा कहा सी मिल गया, मेटा, मैं आपके फेवर में आ गया, ए मिल गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर ना इस बी को और इस डी को थोड़ा सा जस्टिफाई करो ढंग से। दोनों में प्लस एम है, दोनों में प्लस एम है, यस, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना कैपेबिलिटी आ नहीं पा रही। अच्छा बात सुनो, माइनस आई किस में ज्यादा है? किस में? एक बार फिर बोलो। सेकंड नंबर ना, बी। तो अब लड़ाई करवाना बी और ऑर्थो और पैरा की। बी के बाद डी। अब थोड़ा सा सी के नीचे जल्दी से रीजन लिखवा दो। वेरी गुड। ए के नीचे रीजन लिखवा दो। नथिंग। बी के नीचे रीजन लिखवा दो। हाँ 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 हाँ, है ना। माइनस आई और प्लस दोनों ही है। माइनस आई भी और प्लस एम भी है। लेकिन माइनस आई क्या कर रहा है? डोमिनेंट कर रहा है। और एक बात आपको ना इस एग्जाम्पल दो करने के बाद, पहला नंबर और दूसरा नंबर करने के बाद पता चल गया होगा कि हमेशा लड़ाई किसके बीच में चलती है? ऑर्थोपैरा 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 ऑर्थोपैरा, बस। और एंड किस पे आ गया? डी पे। तो यहां आपके पास पता ही है, माइनस आई उतना डोमिनेट कर नहीं पाया तो भाई साहब पीछे पीछे चले गए। तो प्लस एम ने इसको डेंट डाल दिया है, अच्छा खासा। और शायद आपको पता होगा, इंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जीओसी में लिखा था हमने 6-7 दिन के अंदर। अब मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैं यहां 1 मिनट पूरा रुकता हूं, 60 सेकेंड्स। आप जितना कुछ मेरे से बात करना चाहते हो 60 सेकेंड में कर लो। इन दोनों को ढंग से देखो, प्रॉपर रिवीजन करो। और मैंने कहा था इंजरी तो मेरे हुई है, और सबने वीडियो अपने बंद कर लिए, सबकी इंजरीज हो गई। चलो कोई बात नहीं है, आप इन दोनों को पढ़ लो, गोली मारो वीडियो को। पक्का? जीरो कंफ्यूजन? जीरो कंफ्यूजन? चलो, अब मुझे बताना। मैंने तीसरे नंबर पे मिथाइल लिख लिया, और पूरी क्लास इसमें लगा दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम कहोगे 10 बार और रिवीजन कर दो, मैं तैयार हूं आपके साथ, लेकिन एक्सप्लेनेशन मोड में होना चाहिए सबको। अच्छा बताओ जी, क्या क्या इफेक्ट है? और सोच समझ के बोलना भी, आयुष की तरह कुछ भी मत बोल देना। पॉजिटिव आई, ठीक है, परफेक्ट है, वेरी गुड। और इन दोनों ने मिलकर एसिडिक नेचर को क्या करना है? डेंट डालना है। जितने भी प्लस 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 हैं, मास्टर की बनाई थी मैंने, जितने भी प्लस 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 हैं, जितने भी प्लस 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 हैं, वो एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? कम करते हैं। शुरू करें भाई। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। ये फिनोल है, और देखते हैं इस बार बिना इधर उधर कोई नकल मारे हुए
और इनको क्रिसोल्स बोलते हो, आपको पता ही है। लो भी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं ना पूरा 1 मिनट वेट करूंगा और आप मेरे को कहोगे सर 10 बार पिछले वापस समझा दो, तो मैं समझा दूंगा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोच समझ के बोलना। एक सेकंड, एक सेकंड, सोच समझ के बोलना मतलब थोड़ा वेट करके बोलना। सारे बच्चों को साथ लेके चलना है हमने ना, जल्दीबाजी मत करो। हाँ, अब बोल सकते हो कोई भी बच्चा। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या सारे समझ है या कोई भी मेरे से बात करना चाहता है? और मैंने कहा 10 से 15 बार पूछ सकते हो, अच्छा टॉपिक है, इग्नोर मत करना। दिसंबर के बोर्ड के एग्जाम में भी दिख जाएगा और नीट में भी दिख जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। अब बताओ क्या करोगे? सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। अब बी और डी में लड़ाई करवा दो। ये पैरा लिखेगा, पैरा है ना, उसके बाद फिर ऑर्थो। कोई ए को समझाना क्यों ए सबसे टॉप पे है। यहाँ कोई इफेक्ट है नहीं, परफेक्ट। अब मुझे सी समझाना, सी मतलब मेटा वाला लीस्ट पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना, ये बोलूं? डी और बी में से डी में पॉजिटिव इफेक्ट है तो सही। हाँ हाँ, है ना, कंपेरेटिवली। तो यहां प्लस आई क्या कर गया, लीस्ट हो गया, तो ये मैं फेवर कर गया। प्लस एच यहां एस एच वर्किंग है, जबकि बी वाले में दोनों वर्किंग है, और दोनों पॉजिटिव वर्किंग, तो एसिडिक नेचर उतना कम हो जाएगा। जितना पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, बार बार कह रहा हूं, जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, बार बार कह रहा हूं, जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, बार बार कह रहा हूं, उतना एसिडिक नेचर डाउन हो जाना है। अब मैं फिर आपको इनवाइट कर रहा हूं, इसमें से कोई मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो कर ले। चलो, नेक्स्ट में आप लोग देखना भी क्या आंसर लिखना है और कैसे लिखना है। 4th नंबर पे आ गया मैं, हेलोजेंस को लेकर आ गया। और हेलोजेंस के बारे में एक चीज बड़ा फेमस है, माइनस आई सुपर डोमिनेंट करता है प्लस एम के ऊपर। ये हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट वाले ग्रुप ऑर्थोपैरा हो सकते हैं, तो उसमें ये आते हैं हेलोजन। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके पास एक तो बेंजीन पड़ी हो, एक आपके पास क्लोरोबेंजीन पड़ी हो, एक आपके पास बेंजीन पड़ी हो, एक आपके पास क्लोरोबेंजीन पड़ी हो, और उन दोनों पे अगर मुझे एस ई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो आप सब बच्चों को पता होगा कि बेंजीन पे रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि क्लोरो का माइनस आई इतना 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 डोमिनेंट करता है ना, वो रिएक्शन होने नहीं देता बेंजीन के कंपैरिजन में। और अगर हम कुछ कंडीशन बनाकर करवाते भी हैं, तो ऑर्थोपैरा पे जाता है। तभी हम बार बार बोलते हैं कि माइनस वाले क्या ऑर्थोपैरा हो सकते हैं, एग्जाम्पल देना। तो बच्चे कहते हैं सर हेलोजन वाले एग्जाम्पल ले लो आप। तो माइनस आई इसका सुपर डोमिनेंट करता है, किस पे डोमिनेंट करता है भाई? वो डोमिनेंट करता है प्लस एम पे। देखना बच्चे स्मार्टली इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि पीछे 3-4 एग्जाम्पल उन्होंने ठीक ठाक समझ लिए। मैं ना सिर्फ क्लोरो लगा रहा हूं, ऑर्थोक्लोरो, मेटाक्लोरो, पैराक्लोरो। और मुझे पूरी उम्मीद है आप आंसर बना के बैठ भी गए होगे। नेगेटिव इंडक्शन लगाओ, छुट्टी पाओ, बस बात खत्म। हाँ जी, बी मतलब सेकंड नंबर, बी सी डी ए। जो सबसे फाइनल आंसर आया है वो परफेक्ट है, क्योंकि उस बच्चे ने शायद इसको समझ लिया है कि टीचर इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है, किसके बारे में बोल रहा है कि हेलोजेंस का माइनस आई डोमिनेंट करता है, माइनस आई डोमिनेंट करता है, तो प्लस एम की बात ही ना करें हम लोग।
तो माइनस आई जितना ज्यादा हो गया एसिडिक नेचर उतना ज्यादा हो गया। बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। और अगर मैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो लगा दूं विद फिनोल, चलो जी आप ही से पूछते हैं, ये मैंने OH लगाया अकेला बेचारा, यहां मैंने फ्लोरो, तो ना मास्टर की में से एक बात उठानी पड़ेगी आपको। इसको लिखते लिखते सोच लो टीचर ने मास्टर की में से कौन सी बात उठाने के लिए कही होगी। ए, बी, सी, डी, ई। और फिर कह रहा हूं जिस बच्चे ने एंड में आंसर दिया वो सोचना बड़ा प्यारा बच्चा होगा, वो माइनस आई डोमिनेट करता है एसिडिक नेचर पे, किनका, हेलोजेंस का। तो सबसे टॉप पे किसको आना चाहिए, सबसे टॉप पे सेकंड। तो एक चीज आप भूल गए, मैंने मास्टर की का रेफरेंस भी दिया था, एक चीज भूल गए। हाँ जी, हाँ जी, सी, फिर बी। बस लड़ाई किसकी थी, बी और सी में से ज्यादा कौन लग रहा था, बी और सी में ज्यादा कौन लग रहा था, बी लग रहा था ना। लेकिन बी को इंटर एच बॉन्डिंग ने, शायद आपने मास्टर की फिर नहीं देखी ध्यान से, मास्टर की में साफ लिखा हुआ है कि जब भी कभी कोई इंटर एच बॉन्डिंग हो जाए मास्टर की, हाँ वो डाउन, लेकिन इतना डाउन नहीं कि जीरो पे पहुंचा दो उसको ले जाकर। हाँ, वो बेचारा लिस्ट में आगे आते आते थोड़ा सा पीछे हो गया। तो सी क्लोरो, बी फ्लोरो, फिर आप सारे समझदार हो, ब्रोमो, फिर आयोडो, और बेचारे फिनोल पे तो कुछ लग ही नहीं रहा भाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हमारे पास पांचवा नंबर, पांचवा ही आएगा शायद ना, हाँ पांचवा नंबर। अगर मैं फिनोल पे एक नाइट्रो लगा दूं और दो नाइट्रो लगा दूं, तीन नाइट्रो लगा दूं, और अकेला फिनोल लेके बैठा हूं मैं, बताओ भाई। 1 2 3 4, ये तो स्मार्टली हैंडल हो गया बिल्कुल, और रीजन भी पता चल गया होगा, है ना। लिखने के लिए नीड तो नहीं रीजन को ना। चलो अगर मैं इसी तरीके से आपको फिनोल अकेला दे दूं, फिनोल पे मैं एक मिथाइल लगा दूं, इसकी जगह अगर मैं दो मिथाइल लगा दूं, इसकी जगह अगर मैं तीन मिथाइल लगा दूं, और इसको 1 2 3 4 बोल दिया, अब बताओ 1 2 3 ऐसे आ जाएगा सीधा सीधा, रीजन पता चल गया। चलो यहां मेरे एसिडिक नेचर को लेकर सारी बातें खत्म हो गई हैं। अब हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं उस रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ूं तो मेरे पास ना, जानबूझ के मैं 2 मिनट फिर देना चाहता हूं आपको ना। मास्टर की देखो, अब ज्यादा समझ में आएगा। मास्टर की देखो, और बहुत अच्छा टॉपिक है। मास्टर की क्या कह रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक नेचर को घटाते हैं। अगर कभी इंटरा एच बॉन्डिंग हो गई तो ऑर्थो पैरा की लड़ाई में पैरा विनर हो जाएगा, पैरा विनर हो जाएगा ऑर्थो पैरा की लड़ाई में। पैरा, और लड़ाई आपने देख भी ली है वैसे, अगर आपने इस पे 20 25 मिनट लगाए हैं तो लड़ाई इन दोनों की थी। मेटा बेचारा लड़ाई करता ही नहीं है, वो तो साइड में बैठा रहता है, या तो मेरे को कहता ज्यादा कर दो या मेरे को सबसे कम कर दो, वो लड़ाई झगड़े में है ही नहीं बेचारा। ये दो हमेशा लड़ाई खो रही है, हमेशा लड़ाई करते हैं ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। इंटरएच बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो वाला पीछे चला जाएगा और पैरा वाला आगे चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको तुमने पढ़ना है 30 सेकंड लगाकर फास्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक। बोलो भाई, इसको देखना फटाफट। अब नाइट्रो ग्रुप था, माइनस आई था, माइनस एम था, ठीक है ना। जो ऑर्थो था, मेटा था,
पैरा था, फिनोल तो बेचारा सबसे पीछे पीछे आना ही आना था। ऑर्थो पैरा में लड़ाई हो गई, ऑर्थो कहता जी मेरे में एच बॉन्डिंग है, मैंने कहा उसकी वजह से तुम्हें नुकसान होएगा, तो पैरा सबसे टॉप पे चला गया, फिर ऑर्थो आ गया, फिर मेटा बेचारा माइनस आई दिखा रहा था, वो तीसरे नंबर पे आ गया, और फिनोल सबसे लास्ट पे आ गया। इसमें बच्चों ने थोड़ा थोड़ा मेरे से ठीक काम करना शुरू कर दिया था इस जगह पे। मिथोक्सी लगाया तो आयुष को छोड़कर बाकी सब बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ प्लस आई नहीं है, तो वो कह रहा था प्लस आई है इसमें। ओ यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई है। प्लस आई कैसे कर गया मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। ओ नेगेटिव होता तो मैं उसकी बात मान लेता, ओ पे तो लोन पेयर है। पढ़ना भी इसको जल्दी से। इसको देख लो तसल्ली से। और मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूजन पे 10 बार 20 बार बात हो सकती है। इस टॉपिक को छोड़ना मतलब दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण काम करना। पक्का? इसको देखना भाई, कभी भी हेलोजन आ जाए 11वीं 12वीं दोनों मिलाकर सीधे सीधे बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना कि जो तुम्हारे पास हेलोजन है उसका माइनस आई डोमिनेंट करता है, माइनस आई डोमिनेंट करता है। बोलो क्या इसमें क्या समझाना है, मैं उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करूंगा फिर। इसमें सिर्फ एक बॉन्डिंग वाले फैक्टर काम होगा। बस 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 बस, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। माइनस आई सबसे टॉप पे फ्लोरो को लेके जा रहा था, लेकिन फ्लोरो के इंट्राच बॉन्डिंग ने उसको वीक कर दिया। इतना वीक भी नहीं कर दिया कि वो फिनोल से भी कम हो गया। फ्लोरो अपना इंपैक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन इंट्राच की वजह से क्लोरो के कंपैरिजन में वीक हो गया, अदरवाइज तो अपना नॉर्मल इफेक्ट दिखा ही रहा है वो। ठीक है ना, इससे इससे ज्यादा क्लियरेंस होती है। बच्चा अपनी तरफ से अगर कोई बात रखता है ना तो उसमें हम और ऐड कर देते हैं। नहीं तो सारी बात तो मैंने बताई है कि हेलोजन का माइनस आई है, माइनस आई से एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बस बात खत्म हो गई है। लेकिन फ्लोरो सेकंड नंबर पे क्यों चला गया क्लोरो के बाद? क्योंकि उसका इंटर एच बॉन्डिंग उसको डेंट डाल गया। ये भी हमारी मास्टर की में लिखा हुआ था। इंटैक्ट तो बाकी अच्छा जी, इसका मतलब फिर 11वीं का केमिकल बॉन्डिंग और हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर कैपेबल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसने कहा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड? वो तो स्किप हो गया था। नहीं नहीं, मैंने तो कभी बताया नहीं आपको, आप 11वीं से सीख कर आए हो। मैं तो आपको बोलता हूँ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बस। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दीज थ्री आर कैपेबल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। वो भी कब? जब उन पे एच जुड़ा हो। अब इसको सुनकर भी जनता इमोशनल कहते सर फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा था। ऐसे और बोलते हैं आपने कहा था। मैंने कहा मैंने कब कहा था? कहते आपने कहा तो है FON फ्लोरीन ऑक्स, अरे एच जुड़ा हो जब। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर नॉट कैपेबल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। भूल ही जाओ इसको। फ्लोरीन पे ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल हो जाएगा। इसको देखो जल्दी से, ये तो आसान ही थे, बच्चों ने इसको तुरंत ही उठा लिया। जितना नंबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का बढ़ेगा, जितना ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का बढ़ेगा उतना उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाना है। और जितना नंबर आपके पास प्लस आई इफेक्ट वालों का, प्लस एच इफेक्ट वालों का, प्लस आर इफेक्ट वालों का बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर डाउन चला जाना है। यस। लो जी, अब हम बढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ, फिर हमारा फिनोल हो जाएगा खत्म। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ध्यान से सुनना और समझना भाई। केमिकल रिएक्टिविटी तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक, और आपको शायद पता भी होगा, मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं, आप में से किसी एक दो बच्चों को शायद ध्यान आ जाए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे बेंजीन हो, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे एनिलीन हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, बस मैटर ये करता है कि वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा या मेटा पे अटैक करेगा। तो अब आप ही थोड़ा मेरे को गाइड कर दो कि जब फिनोल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, फिनोल पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, वेयर शुड बी द अटैक? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है ये। व्हाइट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इसका जवाब है आपके पास। बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। उसमें थोड़ा एडिशन कर देते तो मजा आ जाता। ड्यू टू पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बोल गए आप। ओ पे, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये फर्दर समझ गए हो शायद इस बात को। तो जब भी कोई आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा फिनोल पे, वो सीधा सीधा आकर ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो फिनोल के ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थोपैरा पे। तो सबसे पहली रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से सुनना और समझना भी इस रिएक्शन का नेम। ReIMer TIEMANN, रिमटिमन फॉर्माइलेशन। रिएक्शन इज रिमटिमन फॉर्माइलेशन। किसी को फॉर्माइलेशन वर्ड समझ में, बाकी स्टार्ट के दो तो साइंटिस्ट के नेम है। फॉर्माइलेशन का मतलब समझ में ना आया तो समझ लेना CHO इंट्रोड्यूस करवाना। आपको जब मैं 1 से लेकर 19 नंबर तक इस बुक के क्वेश्चन समझा रहा था, 1 से लेकर 19 तक जब इस बुक के क्वेश्चन समझा रहा था, 1 से 19 तक, 1 to 19, तो मैंने आपको बताया था CHO को फॉर्माइल बोलते हैं। तो CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना फिनोल के अंदर, वो है फॉर्माइलेशन। तो हम धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, और हमें पता है अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ऑर्थोपैरा पे होना है। लो जी, सबसे पहले सबस्ट्रेट लिख लिया जाए, सबसे पहले सबस्ट्रेट लिख लिया जाए। सबस्ट्रेट आपके पास फिनोल है, ठीक है जी। रिएक्शन किससे करवानी है? रिएक्शन विद, तो रिएक्शन आपने करवानी है क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। रिएक्शन आपने करवानी है क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। रिएक्शन आपने करवानी है क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, और रिएक्शन करवानी है फिनोल पे, ठीक होगी बात। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनोल पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट है जिसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। अब ये हो कैसे रहा है, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा एक एक करके। पहले बात को समझो, इसकी अगर 12वीं क्लास में जनरल रिएक्शन लिखनी हो, मान लो 12वीं में आ गया कमेंट ऑन रिमटिमन फॉर्माइलेशन, तो कमेंट क्या है? इट इज अ मेथड टू इंट्रोड्यूस द फॉर्माइल ग्रुप इन द फिनोल। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप फिनोल में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हो, और वो रिएक्शन करता है आपके पास KOH NaOH टाइप से किसी के भी साथ। और यहां OH या CHO, ये फिर आपके पास 3 NaCl, और फिर जो वाटर वगैरह निकलने हैं वो निकल जाएंगे। ये एक जनरल रिएक्शन जो 12वीं में लिख कर आनी है आपको, ये आपको 12वीं में लिख कर आनी है। और 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी अगली सीरीज बनेगी दिसंबर के बाद वाली सब्जेक्टिव पेपर की, उसमें ये लिखा आएगा, वो आपसे ये पूछेगा, आपने लिख दिया उस पे
It is a method to introduce the CHO group in the phenol. That is known as the formylation. उसको फॉर्माइलेशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा और अंदर घुसे तो अब कंपटीशन लायक काम बन जाएगा। मान लो दिसंबर में चांस कम है बोर्ड में, तो नीट में ज्यादा चांस है। वो क्या है, तो मेरे साथ अगले पेज पे चलना पड़ेगा आपको ना। तो इस रिएक्शन को अगर समझ गए, फिनोल पर क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में, फिनोल पर क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, सीएचओ। कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, लो जी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है जी, Cl आपके पास है बेस। बेस ने क्या काम करना है, एसिड को उड़ाना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर आपको पहले भी कभी ऐसी बातें याद रही हो तो जो एल्काइल हैलाइड्स है ना, उनपे से NaOH यानी बेस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, तो क्या होएगा, ये Cl माइनस बाहर हो गया, अब ये H प्लस बाहर हो गया। कौन लेकर गया इसको, ये NaOH, NaCl माइनस, वाटर माइनस। तो बच्चे अगर सुन समझ पा रहे हैं, ये क्लोराइड तो पूरा पूरा लोन पेयर अपना लेके चला गया, ये Cl, ये Cl और H प्लस गया है, तो अपना लोन पेयर यहां छोड़ गया। तो क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसा कभी हमने देखा था जीओसी में, क्या चीज है। चलो साफ है मामला। डाइक्लोरो कार्बीन, इवन मैंने ये भी बताया था इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने से स्टेबल हो गया है। इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने से कभी जीओसी में झांक के देखना, तो उसमें कार्बन पे दो बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो या फिर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो, उसको कार्बीन बोलते हैं। सिंगलेट ट्रिपलेट ऐसी बहुत बातें की थी आपसे, क्लियर ना। तो सिंगलेट ट्रिपलेट बेसिस पे ये डाइक्लोरो कार्बीन बन गया, ये डाइक्लोरो कार्बीन बन गया आपके पास। तो डाइक्लोरो कार्बीन, अब कोई इतना ही बता दो, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, इतना अकल तो लगा सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में से आपने कहा न्यूक्लियोफाइल, जानकर बड़ी खुशी हुई। इलेक्ट्रॉन गिनना कार्बन पे इलेक्ट्रॉन तो गिनो। तो डाइक्लोरोकार्बन एग्जैक्टली आपके पास क्या बिहेवियर कर रहा है। और यार मैं तो कहता हूं ना, अगर नहीं पता चल रहा हो लेकिन फिर भी आपको ना हेडिंग लिख के दी जा चुकी हो क्या, कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो बंदा गलती से भी इलेक्ट्रोफाइल बोल दे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इंटेंशनली उसको न्यूक्लियोफाइल बोलना ये तो वैसे ही ब्लंडर है। चलो अच्छी बात है, अब क्या कहें इस पे ना। उसके बाद फिनोल इन बेसिक मीडियम, फिनोल इन बेसिक मीडियम, तो ये फिनोक्साइड बना के बैठा हुआ है। और ये जो फिनोक्साइड है, इसमें फर्दर रेजोनेंस हो गया, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है। इवन आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, आज मतलब आजकल भी बताया था आपको कि फिनोल के ओ पे प्लस रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, और फिनोलेट पे कहीं भी प्लस नहीं है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी, अगर कोई फिनोल और फिनोलेट में से स्टेबिलिटी पूछे ना, फिनोल ज्यादा स्टेबल की फिनोलेट, तो आप में से सब बच्चों को एक ही बात बोलनी है, फिनोलेट इज मोर स्टेबल, फिनोलेट। और सामने वाला रीजन पूछे तो बता देना कि अगर किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ओ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक ओ न्यूट्रल है, तो किसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, साफ दिख रहा है हमें। तो अब इस फिनोलेट पे अगर आप मेरे को तसल्ली से सुन रहे हो तो, अब इस फिनोलेट पे इस जगह पे नेगेटिव आ चुका है, इस जगह नेगेटिव आ चुका है, इस जगह नेगेटिव आ चुका है, ये यहां मूव किया,
इलेक्ट्रॉन इसके आगे मूव किया जो रेजोनेंस में होना था। सामने से CCl2 जो एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है आकर अटैक करेगा, इधर ऑन ऑर्थो और ऑन पैरा। फिलहाल मैं ऑर्थो पे अटैक करवा रहा हूं। ये मेरे पास डबल बॉन्ड O बन चुका है। इस पर बाय डिफॉल्ट पहले से एक H तो था ही, H H H H H सभी पर है। ये CCl2 है और यहां लोन पेयर है। अब इस कार्बन के पास पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस नेगेटिव से C के जुड़ने के बाद। अगर आप इस मैकेनिज्म में इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि आपको ज्यादा उलझाओ ही नहीं, मैं सीधा ही सुलझा देता हूं आपको। लो जी, फाइनल स्टेप भी खत्म ही कर दिया मैंने, घुमाया ही नहीं आपको। ये माइनस प्रोटॉन हुआ और O पे नेगेटिव, ये बॉन्ड बन गया और CCl2। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा। कार्बन पे नेगेटिव और O पे नेगेटिव हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस कौन है? और पीछे यही काम करते आए हो अब तक। है नहीं, इमीडिएट आंसर आना चाहिए ना। कार्बन ही है, सीधा आंसर होना चाहिए। कार्बन का साइज लार्ज है, मीथेन का कॉन्जुगेट जो बनेगा वो क्या होएगा? वो स्ट्रोंग बेस होएगा। तो कार्बन इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज, कार्बन इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज, कार्बन इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज। कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बहुत अच्छा बेस भी है। तो ये जो प्रोटॉन निकला था, क्या सोच के चलते हो, सी पे भेजूं कि एच पे भेजूं? अच्छे बेस के पास यार, हद हुई पड़ी है तुम लोगों की ना वैसे। लो जी, और अब इस पे कौन लग गया? Na, क्योंकि Na मेरे पास था कहां से, शुरू से ही OH OH OH। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। इसको मैंने फाइनली हाइड्रोलाइज करना है, वो भी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करूंगा। एक कार्बन पे 2 Cl है, 2 OH आ जाएंगे। और एक कार्बन पे अगर 2 OH हो, ढेरों बार बताया आपको, अनस्टेबल के बाद वाटर का रिमूवल, ये एल्डिहाइड फाइनली हाइड्रोलाइज करके, और जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो वो आंसर आ गया है। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो मैंने बताया था आपको कि इसका फाइनल आंसर सैलिसिल एल्डिहाइड है। अब एक बार ना थोड़ा सा तसल्ली से हर एक बात को सोचना शुरू करो, क्योंकि अगर इसको ढंग से सोच गए ना, मैं गारंटी ले रहा हूं आगे सारे काम आसान हो जाएंगे। हुआ क्या, आपका ना फिनोल सबस्ट्रेट था, ठीक हो गया। फिनोल की हरकतें देखने के बाद पता चला कि फिनोल के ओपे प्लस आता है। तो हमें लगा कि फिनोल अगर बेसिक मीडियम में हो तो फिनोल की रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो सकती है। अगर फिनोल बेसिक मीडियम में हो तो उसकी रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो सकती है। अगर फिनोल बेसिक मीडियम में हो तो उसकी रिएक्शंस फास्ट हो सकती हैं। फिनोल की बेसिक मीडियम में रिएक्शंस फास्ट हो सकती है। तो हमने हरकतें वही शुरू कर दी, हमने क्लोरोफॉर्म प्लस बेस ले लिया, और इस क्लोरोफॉर्म पे NaOH की रिएक्शन से एक आपके पास एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, डाइक्लोरोकार्बिन, जिसको आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल बोला। और मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा सा सोच भी लेते तो न्यूक्लियोफाइल कोई ना बोलता इसको। दो तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन वाले को कौन बोल सकता है? न्यूक्लियोफाइल है। और मैं कह रहा हूं चलो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हम लोग, तो भी यार जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड उनकी रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल क्यों जनरेट करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करेंगे ना। वही इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा। तो फिनोक्साइड के ऑर्थो पे CCl2 का अटैक हुआ। वहां से जो प्रोटॉन निकला, जिसको मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है, ये वाला, ये कहां जाए? तो बिल्कुल लड़ाई नहीं थी। जो ज्यादा बेस है वो ले लेगा इसको। ज्यादा बेस कौन है? आप ही में से कुछ बच्चों ने बताया कि मिथाइल माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड फ्लोराइड माइनस। हु वन इज अ वेरी गुड बेस? मिथाइल माइनस। तो कार्बन अच्छा बेस था, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर गया। बस उसके बाद एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस हो गया, पानी निकल गया,
सोडियम सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया, हाइड्रोलाइज करते ही आपके पास एग्जैक्टली सैलिसिल एल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट आ गया। यस। तो ये इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि मेरे पास दिन ही दिन पड़े हैं, जितने कहो उतने कम है। अगर आप इसके बारे में तीसरी बार मेरे से पढ़ना चाहते हो तो बोल सकते हो, और मैं तो आपको इनवाइट करूंगा, 1 मिनट आप ही लगा लो। और कहीं ना एक बड़ा बढ़िया सी लाइन लिख के रख लो, एससी रिएक्शंस ऑफ फिनोल आर मोर, एससी रिएक्शंस ऑफ द फिनोल हैव द फास्ट स्टेप्स और फास्ट प्रोसीडिंग्स इन बेसिक मीडियम। और सिंपल वर्ड्स इन बेसिक मीडियम फिनोल रिएक्ट फास्ट, ये सबसे आसान वर्ड्स हैं। इन बेसिक मीडियम फिनोल रिएक्ट फास्ट। क्या सबसे एसिडिक मीडियम में करा सकते हैं? अच्छा, एसिड मीडियम में कराने से होएगा क्या? उससे रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, एक सिंपल बात करें, फिनोल खुद कैसा है? फिनोल एसिडिक या बेसिक? नहीं, बच्चे से बात कर रहा हूँ ना, तान्या से। एसिडिक है ना, तो एसिड को एसिड में लेके चलोगी तो क्या होएगा? इसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेचारा फिनोल आयोनाइज होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम बोल रही हो एसिडिक मीडियम में, तो उसके पीछे थॉट क्या रही होगी भी इसको एसिडिक मीडियम में करवाएं, जबकि हम इसको पूरा लॉजिक के साथ बता रहे हैं कि फिनोल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में क्यों करवानी है। तो एसिडिक में तो पक्का नहीं हो पाएंगी वो, बेस मीडियम में फिनोक्साइड बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होएगा। एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं। यस यस। इसको देखो भाई, सर एक बार से पहले वाली स्लाइड दिखा दो। 1 सेकंड रुको। सर इससे पहले डन। ओके सर। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ओके जी, ओके।